हेलो स्टूडेंट, मिशन इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्यारे प्रिय बच्चों, आइए हम लोग आप लोगों की आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सामान्य अध्ययन या जीएस जीके से रिलेटेड जितने भी सवाल आते हैं उन सब सवालों पर हम लोग चर्चा करें। जैसा कि आप जानते होंगे, जीएस के पोर्शन में तमाम तरह के ऑप्शंस यानी विषय वस्तु हैं। उन्हीं विषय वस्तुओं में से कोई खास एक विषय वस्तु मैं आपको बतलाने चल रहा हूं और आगामी परीक्षा जो सामने आपके दिख रही है उस परीक्षा में आप अच्छी महारत हासिल करें और जो है उसी परीक्षा को ध्यान में रख करके हम आप लोगों से बातचीत करने चल रहे हैं। और आप लोग सभी कॉन्स्टेंटली जो है कॉपी कलम मोबाइल तमाम इस तरह के जितने भी संसाधन हैं आप लोग लेकर के तैयार हों। और चूंकि समय का थोड़ा अभाव है इसलिए कम से कम समय में अधिक से अधिक चीज़ें हम आपको सौंपने चल रहे हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए और जो महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी उसे हम यहाँ पर फोकस करते रहेंगे। आप उसे भी नोट करते या स्क्रीनशॉट करते हुए चलेंगे। तो बच्चों, इसी के साथ आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं जेडी सिंह आप लोगों को कुछ विशेष पर लाने चल रहा हूं। सभी लोग हमारे साथ जुड़ें और एक साथ मिल करके जो है सफलता को आप अर्जित करें। ये हमारी आप लोगों से शुभकामनाएं हैं। तो हम जिस पाठ्यक्रम की बात करने चल रहे हैं वह पाठ्यक्रम या विषय वस्तु जो है वह है बीती हुई बात या पुरानी बात यानी पोस्ट का जिक्र या खुलासा। जो सब्जेक्ट्स या जो विषय करता है उसी विषय वस्तु को मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूं। अब आप समझ गए होंगे वह कौन सा विषय है जो पुरानी बात या पिछली बात या कल की बात या पोस्ट की बात करता है। वह है आपका इतिहास। तो बच्चों, हम लोग चल रहे हैं इतिहास पढ़ने और जैसा कि आप जानते भी होंगे, इसके पहले भी मैं आप लोगों से बातचीत संभवतः कर चुके हैं कि इतिहास किसी बीती हुई घटना का क्रमबद्ध व व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने का माध्यम या एक तरीका है। इतिहास किसी बीती हुई घटना का क्रमबद्ध व व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने का एक माध्यम या तरीका है। ये तो इसकी डिफिनेशन हो गई। और इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, आप जानते होंगे। पिछले समय में यानी जितनी भी गलतियां हुई हैं मुझसे या जो कुछ भी जहां से हमको सफलता मिली हुई है, यदि हम उसको ध्यान में रख करके आगे बढ़ें। तात्पर्य हमारा कहने का मतलब ये है कि हमें इतिहास एक सबक सिखाता है कि कल का रास्ता यानी बीते हुए समय का रास्ता यदि हमारा अच्छा रहा है तो उसे हमें अपने पास, और यदि हमारा पिछले समय में चीज़ें खराब रही हैं तो हमें उससे दूर होना चाहिए। कहने का तात्पर्य इतिहास हमको एक आइडिया देता है कि तुम ये काम करो या इस काम को न करो। तो आइए हम लोग इसके बारे में तथ्यात्मक रूप में बात करते हैं। हम आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए प्यारे प्रिय बच्चों हम बात कर रहे हैं इतिहास। तात्पर्य हिस्ट्री हिस्ट्री शब्द जो है हिस्टोरे से बना है। हिस्टोरे से, हिस्ट्री शब्द किससे बना है? हिस्टोरे से। ठीक है। इतिहास का जनक या
पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस जो है कहाँ का था? बच्चों ध्यान देखते रहिए, हर जगह एक ऑप्शन या एक क्वेश्चन आपका तैयार हो रहा है। हेरोडोटस कहाँ का था? यूनान का था। यूनान का दार्शनिक था। हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखी थी बच्चों, क्या नाम था? हिस्टोरिका। पूछा जाएगा, हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम हिस्टोरिका। इसी हिस्टोरिका में सबसे पहली बार हिस्ट्री शब्द आया। आगामी परीक्षा में आपका जो सवाल बनेगा वो ये इस तरह से, इतिहास का जनक या पिता हेरोडोटस नंबर 1 कहाँ का था? यूनान का था। कौन सी पुस्तक लिखा? हिस्टोरिका लिखा। सबसे पहली बार हिस्ट्री शब्द कहाँ मिला या कहाँ से आया? हिस्टोरिका पुस्तक से। ये क्वेश्चन के आंसर हो गए। इसके बाद हिस्ट्री शब्द किससे बना है? हिस्टोरी से बना हुआ है। दूसरी बात आई, हम लोग समझते हैं इतिहास का जनक या इतिहास का पिता। इतिहास का जनक या इतिहास का पिता हेरोडोटस को किसने कहा? हेरोडोटस को इतिहास का जनक या पिता रोमन दार्शनिक, बच्चों ध्यान दीजिएगा, रोमन दार्शनिक सिसेरो ने कहा। सिसेरो ने। अब आप जान गए इतिहास का जनक या इतिहास का पिता हेरोडोटस कहाँ का था? यूनान का था। हेरोडोटस को इतिहास का जनक या पिता किसने कहा? रोमन दार्शनिक सिसेरो ने कहा। अच्छा बच्चों, ये तो हो गया जो आपकी परीक्षा में आने के ढेर सारे चांसेज हैं। यदि आप इसको स्क्रीनशॉट करना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट करें, क्योंकि आज पहला दिन है। हम आपको बतला दें कि इतिहास पढ़ते समय जो आपको समस्या आती है, हम कहाँ पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ रहे हैं कि पीछे पढ़ रहे हैं, किस इतिहास को पढ़ रहे हैं, वो समस्या हम 2 मिनट में दूर करते हैं। उसके बाद तत्काल हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, इसको आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट करें, हम तत्काल आगे बढ़ते हैं। इतिहास के 3 भाग या खंड हैं। ध्यान दीजिए, कितने भाग हैं? 3 भाग। पहले भाग का क्या नाम है?
पहले भाग का नाम प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरे भाग का क्या नाम है बच्चों, ध्यान दीजिए। जहां पर आपको समझ में नहीं आता है, इतिहास सरदर्द आपके लिए बनता है, उसी की बात मैं कर रहा हूं। इतिहास को सरल मैं कर रहा हूं, जिससे आपको आने वाले समय में जरा सी भी असुविधा इस बात की न हो, यार मैं कहाँ हूं, कहाँ का इतिहास पढ़ रहे हैं, और हम आगे पढ़ रहे हैं कि पीछे पढ़ रहे हैं, इधर से पढ़ रहा हूं उधर खत्म होता चला जा रहा है। ये समस्याएं मैं दूर कर रहा हूं। प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरा है मध्यकालीन भारत का इतिहास। तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, यही तीन चीजें हैं आपको पढ़ना है, यही तीन चीजें आपको पढ़ना है। यही तीन चीजें आपके सिलेबस पे भी हैं। सिलेबस पर ठीक है, आपके पास सिलेबस है, लेकिन सिलेबस जो है परीक्षा भवन में किनारे हो जाया करता है बच्चों। क्वेश्चन जहां जहां से आते हैं, जैसे जैसे आते हैं, हम लोग एक जो है अनुभवशील व्यक्ति हैं, कहाँ से किस ढंग से क्वेश्चन निकलते हैं, उनके स्वरूप स्वरूप क्या होते हैं, उस ढंग से आप लोगों को बतलाया जा रहा है, आप समझे। प्राचीन भारत का इतिहास कहाँ से शुरू होता है, यही समझना है। प्रारंभ प्रारंभिक प्रारंभिक अवस्था यानी शुरुआत, प्रारंभिक अवस्था से लेकर के कहां तक, 1206 ईस्वी तक का इतिहास क्या बोला जाता है। आप बात समझिए, प्रारंभिक अवस्था यानी शुरुआती दौर से लेकर के 1206 ईस्वी तक का इतिहास क्या बोला जाता है, एंशिएंट हिस्ट्री या जो है प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरा है मध्यकालीन मध्यकालीन भारत का इतिहास। यह जो है आपका 1206 से लेकर के 1707 तक। ठीक है, और इसमें बच्चों दो इतिहास बनता है, ध्यान दीजिए। मध्यकालीन भारत का इतिहास 1206 से लेकर 1707, इसमें जो है दो चीजें बनती हैं। बारह सौ छह से लेकर 1526 तक के इतिहास को दिल्ली सल्तनत का इतिहास कहा जाता है। दूसरा है 1526 से 1707। इसको कहा जाएगा मुगल कालीन भारत का इतिहास। ठीक है, 1206 से लेकर के 1526 तक दिल्ली सल्तनत का इतिहास, 1526 से लेकर 1707 तक का इतिहास क्या बोला जाएगा, मुगल कालीन भारत का इतिहास। तो अब यानी 1206 से लेकर 1707 तक क्या बोला जाएगा,
मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक। इतिहास के 3 भाग या खंड हैं। प्राचीन भारत का इतिहास प्रारंभिक अवस्था से लेकर के 1206 ईस्वी तक, और दूसरा है मध्यकालीन भारत का इतिहास 1206 से लेकर के 1707 तक। तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास। अच्छा, मध्यकालीन भारत के इतिहास। अच्छा, तीसरा क्या है? ठीक है, 1707 से लेकर 1964 तक का इतिहास आधुनिक भारत का इतिहास बोला जाता है। कहने का मतलब ये कि आधुनिक भारत के इतिहास से तात्पर्य हमारा है उत्तरकालीन मुगल शासकों का इतिहास। एक बात। दूसरी बात ये कि मुगलों के समय ही अंग्रेजों का आगमन हो जाता है। हम गुलाम होते हैं अंग्रेजों के, और जो है हमारे ऊपर वे शासन करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन होता है, क्रांतिकारी गतिविधियां चलती हैं, तमाम इस तरह की चीजें इसमें होगा। अब हम आपको बतला रहे हैं कि यहां से लेकर के यहां तक क्या है, और यहां से लेकर के या इस इतिहास में क्या है, इस इतिहास में क्या है। ध्यान से देखें। प्राचीन भारत का इतिहास प्रारंभिक अवस्था से लेकर के 1206 ईस्वी तक। तात्पर्य स्टोन एज या पाषाण काल, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, होडस महाजनपद, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, हर्षवर्धन, राजपूत, उत्तरकालीन भारत, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जा रही हैं। इसके बाद मध्यकालीन भारत के इतिहास में 1206 से 1526, जिसको कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का इतिहास, इसमें क्या है? इसमें 5 वंशों ने शासन किया है। गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश बलबन, खिलजी वंश, अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक वंश, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सैयद वंश, खिज्र खां, लोदी वंश, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, यानी 5 वंशों को इसमें हम शासन पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के इतिहास में। अच्छा, 1526 से 1707 में क्या है? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, उत्तरकालीन मुगल शासक, और इसी में एक शासक है जहांगीर। जहांगीर के समय भारत में अंग्रेजों का आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, और भारत में अंग्रेज व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन जब यहाँ के शासकों की गतिविधियों को देखा, वहां से वे लोग फायदा उठाना शुरू करते हैं। मौके के तलाश का जिस मौके की तलाश में वे लोग थे, वह मौका उन्हें मिला। व्यापार करने वाला व्यक्ति भारत में कोठियों की स्थापना करना शुरू कर दिया। हम उनके ऊपर राज करते थे, वे हमारे ऊपर राज करना शुरू कर देते हैं, तमाम तरह की बातें। और फिर राष्ट्रीय आंदोलन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, तमाम इस तरह के लोगों के इतिहास को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो बच्चों, मैंने आप लोगों को संक्षिप्त तौर पर बता लिया। इसे आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट करें। अब हम तत्काल बात करेंगे आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इंडस वैली या सिंधु घाटी की सभ्यता।
तो सबसे पहले हम बच्चों चल रहे हैं पढ़ने, क्या पढ़ेंगे? प्राचीन भारत का इतिहास। क्या पढ़ेंगे? प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे पहले क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को हम कई नामों से जानते हैं। आप जानते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है, हड़प्पा की सभ्यता भी कहा जाता है, कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता इसको इसलिए कहा गया कि जो है सिंधु नदी के किनारे यह सभ्यता उपजी, फैली और आगे बढ़ी। हड़प्पा क्यों कहा जाता है? हड़प्पा स्थल का उत्खनन सबसे पहली बार किया गया, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा गया। कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहा गया? इस यहां पर लोहे का आविष्कार नहीं हुआ। तांबा और कांसा, इन दोनों कालों, इन दोनों तांबा और कांसा, इन दोनों सभ्यताओं के बीच की सभ्यता होने की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अच्छा, ये बात तो बेसिक जानकारियों के लिए हो गया बच्चों। तो आइए हम देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता से सवाल कैसे निकलते हैं और कहां से निकलते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया, है ना? आप देखे भी होंगे, लेकिन उसके पहले हम बतलाना चाहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक स्तर पर किस तरह से विस्तार हुआ है। वहां से भी सवाल निकलते हैं। ये है आपका पूर्वी क्षेत्र, ये है आपका पश्चिमी क्षेत्र, ये है आपका उत्तरी क्षेत्र, ये है आपका दक्षिणी। आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल या पश्चिमी स्थल या उत्तरी स्थल या दक्षिणी स्थल। तो पूर्वी स्थल इसका क्या रहा है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर यह कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कहाँ है? मेरठ में है। किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन नदी के किनारे। हिंडन नदी जो है यमुना की सहायक नदी है। ठीक। अच्छा, पश्चिमी स्थल कहां है? सूत तंजनडोर। यह कहां है? पाकिस्तान में है। किस नदी के किनारे स्थित है? पूछा जाएगा। दास्क नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। उत्तरी स्थल कहां पर है? मांडा। मांडा जो है कहां पर है? जम्मू में है। किस नदी के किनारे स्थित है? चिनाब नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। दक्षिणी में कौन स्थल है? दाइमाबाद है। यह कहाँ है? महाराष्ट्र में है। किस नदी के किनारे स्थित है? प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। ठीक। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है?
1600 यानी पूरब से पश्चिम इसकी दूरी कितनी है? 1600 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण दूरी कितनी है? 1400 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपके सवाल पूछे जाएंगे। अच्छा, अब रही बात सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन या खोज कब की गई? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन या खोज 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की की अब आप स्क्रीनशॉट करें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़े। हड़प्पा सभ्यता तीन देशों में फैली थी। पहला है पाकिस्तान, दूसरा है अफगानिस्तान और तीसरा है भारत। मोहन जोदड़ों की खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी ने किया। सिंधु
घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। सबसे ज्यादा स्थलों की खुदाई गुजरात प्रांत से हुई। शाकाहारी व मांसाहारी थे। की सबसे प्रमुख विशेषता नगर नियोजन प्रणाली थी। नगर दो भागों में बटी थी। पूर्वी एवं पश्चिमी भाग। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। बच्चों स्क्रीन शॉट करें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण स्थल की बात मैं कर रहा हूं बच्चों। हड़प्पा कहां पड़ता है? पाकिस्तान के पंजाब
प्रांत में रावी नदी के बाएं तट पर इसकी खोज सबसे पहली बार दयाराम साहनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, दयाराम साहनी ने 1921 में किया। यहां से यानी हड़प्पा से, यहां से R37 नामक कब्रिस्तान कांसे की इक्का गाड़ी सिर के बल खड़ी, सिर के बल खड़ी स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे की आकृति शंख का बना बैल इत्यादि चीजें मिली हैं, इत्यादि। ये तो हड़प्पा की बात होगी। आइए हम मोहनजोदड़ो की बात करें। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लारकाना जिले में सिंधु नदी के, ध्यान दीजिएगा, देखिए ये रावी नदी है, कहाँ गया, ये रावी नदी है और ये क्या है, सिंधु नदी। सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने बनर्जी ने 19 से 22 में किया। बच्चों ध्यान दीजिएगा, में किया। रावी नदी के बाएं तट पर, सिंधु नदी के दाएं तट पर, यही है डिफरेंट।
और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला या भूतों का टीला या प्रेतों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को, कितना मैं लिखूं बच्चों, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला, भूतों का टीला या प्रेतों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला, भूत प्रेतों का टीला भी कहा जाता है। अच्छा, मोहनजोदड़ो से क्या क्या चीज मिला, आइए इस पर हम बात करते हैं। मोहनजोदड़ो से क्या क्या चीज मिली है। यहां से विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ, ऐसा स्नानागार चढ़ने और उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं, पानी निकलने की समुचित व्यवस्था है। ग्रेट बाथ या विशाल स्नानागार। इसके अलावा और क्या चीज यहां से मिला हमको? और क्या चीज मिला? कांस्य नर्तकी 4.5 सेंटीमीटर की कांस्य नर्तकी की एक प्रतिमा मिली है। पूछा जाएगा कांसे की बनी हुई एक नर्तकी की प्रतिमा मिली हुई है। बच्चों, उसके शरीर पर वस्त्र नहीं है, एक हाथ कमर पर है और दूसरा हाथ उठा हुआ है, एक पैर नीचे और दूसरा पैर। इससे इतिहासकार विद्वानों ने इस बात का अंदाजा लगाया यह किसी नर्तकी की ही प्रतिमा हो सकती है। मोहनजोदड़ो से 4.5 सेंटीमीटर कांस्य नर्तकी की एक प्रतिमा मिली, विशाल स्नानागार मिला, और क्या मिला? पशुपति शिव की आकृति। ठीक है बच्चों, पशुपति शिव की आकृति मिली। पशुपति शिव की आकृति से हमारा क्या तात्पर्य है? एक स्टैचू है जिस पर शिव का रूप धारण किए हुए एक आकृति बनी हुई है, जिसके दाहिने तरफ बाघ और हाथी है, बाएं तरफ गैड़ा और भैंसा है और नीचे द्विश्रृंगीय हिरण है, घेरे हुए हैं और त्रिशूल धारण किए हुए हैं। तात्पर्य आपको उतनी गहराई में नहीं जाना है। पशुपति शिव की आकृति आपके ऑप्शन में होगा, आप निशान लगाइएगा। विशाल स्नानागार आपके ऑप्शन में होगा, आप निशान लगाएंगे। कांस्य नर्तकी की प्रतिमा कहां से मिली? मोहनजोदड़ो से मिली।
तो बच्चों आज हम यहीं तक, और कल आप लोग हमारे साथ में लाइव में जुड़ेंगे और जो है आपस में हम लोग बातचीत करेंगे। और अभी सभी स्थलों की चर्चा मैं नहीं कर पाया हूं, और कल शेष स्थलों की चर्चा करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे शीघ्रातिशीघ्र। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद सबको। जो है ढेर सारी शुभकामनाएं आगामी परीक्षाओं के लिए। आप लोग सहजतापूर्वक तैयार हों, हम आपके साथ हैं। ठीक है, तो बच्चों तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। कल मिलेंगे, कल इसी समय। ठीक है।